पूरे देश में भला कौन ऐसा भला मानुष नहीं होगा जिसका हृदय पालघर में दो साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या के बाद व्यथित न हुआ हो। इसे देसाई मिशनरी का दुष्प्रचार कहिए, महाराष्ट्र पुलिस का निकम्मेपन या फिर हिंदुओं के खिलाफ चल रहे व्यापक षड्यंत्र का नतीजा। इसकी कीमत उन साधुओं और उनके साथ रहे एक ड्राइवर को चुकानी पड़ी। शुक्रवार अप्रैल 16, 2021 को इस दुखद हत्याकांड के 1 साल पूरे हो गए हैं। घटना कुछ यूँ है कि कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज अपने ड्राइवर नीलेश तलगाड़े के साथ पालघर के गढ़चिरौली गांव से गुजर रहे थे। तभी लगभग 500 की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ये इलाका डहाणू तहसील में पड़ता है। नासिक के रहने वाले ये दोनों साधु श्री पंच दशनाम पूजा अखाड़ा से संबंध रखते हैं, जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। ये साधुओं के सबसे बड़े आकरों में से एक है। अब थोड़ा इस घटना पर बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इसके कुछ दिन पहले ही गांव में अफवाह फैली थी कि आसपास कुछ मानव तस्कर घूम रहे हैं जो किडनियों की चोरी और खरीद बेचकर कारोबार कर रहे हैं। खास करके वो बच्चों की किडनियों को ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। इसके बाद ग्रामीण रात को भी चौकन्ने रहने लगे। साधुओं और उनके ड्राइवर को अपहरणकर्ता समझकर हमला किया गया। ये घटना कासा पुलिस थाने के अंतर्गत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के सामने ये सामूहिक हत्याकांड हुआ, लेकिन उन्होंने भीड़ से इन निर्दोष साधुओं को बचाने का प्रयास तक नहीं किया, उल्टा उन्हें भीड़ को सौंप दिया। यहाँ सवाल यह उठता है कि एक अफवाह की आड़ में जानबूझकर हिंदू साधुओं को निशाना बनाया गया। एक पूर्व जज के नेतृत्व में घटना की पड़ताल करने गई स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह पाया। तब महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता में आए 4 महीने से कुछ से ही ज्यादा दिन हुए थे। उद्धव ठाकरे ने पार्टी शिवसेना वैचारिक रूप से हमेशा अपनी विपरीत रहे कांग्रेस एनसीपी न सिर्फ अपनी साथी बनाया, बल्कि अभी भी उसकी मदद से सरकार चल रहा है। चुनाव बाद शिवसेना ने भाजपा को धोखा दिया था। हिंदूवादी होने का दम भरने वाली एक पार्टी के सत्ता में रहते से सब हुआ तो उसके सवाल पूछे गए। ये घटना ऐसे समय में हुई जब देश में भर लॉकडाउन लगा हुआ था और महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति शुरू से ही बदरत रही है। यहाँ 5 लोगों से ज़्यादा के जुटने पर पाबंदी थी। घर से बिना काम निकलने पर प्रतिबंध था। वहाँ 500 की हत्यारी भीड़ कैसे खुलेआम निकल गई। हमेशा की तरह उद्धव सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी रही। गांव की जनसंख्या के आंकड़ों को भी समझिए। 2011 की जनगणना में हिसाब से इस गांव में 1300 लोग रहते हैं, जिनमें से 93% SC/ST समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। ये गांव महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली की सीमा पर स्थित है और वो साधु बिना काम के नहीं घूम रहे थे। उनके गुरु महंत श्रीराम गिरी का निधन हो गया था। ये दोनों लोग अपने ड्राइवर के साथ उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। इस मामले की जांच CID को दी गई थी। कुल 251 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 13 नाबालिग भी थे। अभी इनमें से मात्र 70 ही हिरासत में हैं और बाकी सब की तरह जमानत लेने में कामयाब हो रहे हैं। चार्जशीट दायर हो चुकी है और सुनवाई चल रही है। आरोपितों के खिलाफ वरिष्ठ वकील सतीश मानशिंदे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जबकि आरोपितों ने अमृत अधिकार और अतुल पाटिल को अपना वकील बनाया है। अनंत फानन में उस समय इलाके के कई पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। कईयों को हटाया गया, लेकिन न्याय की उम्मीद अभी भी धुंधली ही नजर आ रही है। राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली के मामले में CBI की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। वो पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पालघर का उबाल अभी ठंडा नहीं हुआ है। दलितों और नाबालिगों को हथियार बनाने वाले लोग कौन थे, उनका नाम क्या था और अब तक सामने क्यों नहीं आए। लेकिन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि अनिल देशमुख ने किस तरह से अब आरोपितों के नाम की सूची सोशल मीडिया पर शेयर करने का दावा किया था कि इस घटना के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरोपियों में एक भी मुस्लिम नहीं है। इस घटना के पीछे अफवाह होने की बात तो कही है, लेकिन इसका निशाना हमेशा भगवाधारी ही क्यों बने।